नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ उत्तराखंड के कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम, अति दुर्गम, आपदा संभावित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरंतर देखरेख और निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कई परियोजनाओं पर भी उन्होंने बात की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार एक्शन मोड में हैं और प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मिलते भी हैं। चाहे वो सड़कों का मामला हो तो नितिन गडकरी से, अभी आपदा आई तो उसके लिए गृह मंत्री जी से, और गृह मंत्री जी ने उनको आश्वस्त भी किया है कि राज्य के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। तो त्रिवेंद्र जी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार सतत प्रयत्नशील हैं। महाकुंभ के आगाज को जहां अभी कुछ ही समय बचा है, तो वहीं सरकार की तैयारियां भी अंतिम पड़ाव पर हैं। ऋषिकेश में भी कुंभ को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में ऋषिकेश विधायक और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कुंभ के दौरान योग नगरी ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा जुटता है, जिसको लेकर सभी मठ मंदिरों में तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं समय समय पर प्रेमचंद अग्रवाल भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिससे कि कुंभ के समय श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारे यहाँ चूंकि कुंभ होने वाला है और हरिद्वार से ज़्यादातर श्रद्धालु ऋषिकेश के लिए भी आते हैं, और यदि मैं ये कहूँ कि गंगा जी तो हरिद्वार ऋषिकेश से होकर जाती है, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, मठ हैं और आश्रम हैं, तो सब लोगों की श्रद्धा हमारे उस क्षेत्र के लिए भी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं भी बीच बीच में मौका मुआयना करता रहता हूँ। त्रिवेणी घाट हमारे यहाँ है, वहाँ की भी पूरी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। जगह जगह काम अभी भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सेनी ने नई टिहरी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसमें समाज कल्याण, शिक्षा, राजस्व, उद्योग समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई, जहां डॉक्टर कल्पना सेनी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को आज ये कहा कि हर व्यक्ति उस योजना की पूरी जानकारी रखता हो, ऑनलाइन सारी ही बातों को जान जाता हो, ऐसा नहीं होता। हम नियमों के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी रखें और समय समय पर शिविर लगाएं या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम बनाएं कि जन सामान्य को उस योजना की पूरी जानकारी भी हो और उसको लाभ देने का भी प्रयास किया जाए। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार देश में महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। मुख्य चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश की सरकार है कि महंगाई रोकने में वो विफल साबित हो रही है। पूरा देश ही तबाही से परेशान हो गया है, तो हम कांग्रेस साथियों ने उसे एकजुट होकर एक आवाज़ उठाने की कोशिश करी है कि लोग सुने। और ये महंगाई कांग्रेस के लिए नहीं है, ये महंगाई समाजवादी के लिए नहीं है, ये महंगाई किसानों के लिए नहीं है, ये महंगाई हर एक आम जन के लिए है। तो सब लोगों को इस महंगाई के विरोध में सड़कों पे आना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन के लिए लोग सड़कों पे आए हुए हैं, वैसे ही इस महंगाई के लिए सब लोगों को आना चाहिए और बीजेपी सरकार की मुखालफत करनी चाहिए और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए, धरने प्रदर्शन करने चाहिए। उत्तराखंड के नैनीताल में वृद्ध व्यापारी और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष को पीटने वाले बाप बेटे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल नैनीताल की मौन रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले वृद्ध को उसी क्षेत्र में फड़ लगाने वाले बाप बेटों ने छोटी सी बात पर बेरहमी से पीट दिया। वृद्ध व्यापारी आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारी रह चुके हैं और सरकार की कई समितियों के सदस्य हैं। घटना के बाद व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोतवाली में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। शाम को दुकान के बाहर उसके पड़ोसी ने सामान लगाने के लेके मारपीट की है
उन्होंने तहरीर दी है, उसमें जांच चल रही है, उसको बुलाया है दोनों पार्टियों को, बुलाकर बात चल रही है। किस मामले को लेकर विवाद हो रहा था? इनको सामान लगाने को लेके हुआ था, इन्होंने अपना दुकान के आगे फड़ लगा रखा था, फड़ को हटाने को लेकर आपस में कोई विवाद हुआ, उसमें दोनों पार्टी बैठी हैं, जो भी कार्रवाई होगी। राजाजी टाइगर रिजर्व में वन कर्मी की हाथी के हमले में हुई मौत के बाद अब महकमे के वन कर्मी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। पार्क की मोतीचूर रेंज में पार्क के सभी संगठनों ने आपातकालीन बैठक कर अपनी 4 सूत्रीय मांगें पूरी न होने पर फायर सीजन के बहिष्कार की चेतावनी दे दी। संगठनों का आरोप है कि वन कर्मी की मौत के बाद भी उच्च स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक वन कर्मी के परिवार को तत्काल ही 15 लाख मुआवजा दिया जाए। परिवार से पिछड़ जा रहे हैं। हमें ये सोचना है कि आने वाला समय जो हमारे अन्य कर्मी हैं, अच्छा अभी एजेंडा तय कर रहे हो, उसमें समय की तरफ से जो भी यहाँ पे आगे अगर इंसान ठान ले तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। ऐसा ही जज्बा इन दिनों नैनीताल के दोनिया खाल के ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है, जिन्होंने श्रमदान कर अधूरी सड़क को गांव तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। लंबे समय से महरोड़ा के दोनिया खाल में सड़क बनाने की मांग कर रहे ग्रामीणों को नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने विधायक निधि से 4 लाख का बजट दिया, लेकिन इस बजट में महज 1 किलोमीटर ही सड़क बन पाई। विधायक निधि से दी गई धनराशि खत्म होने के बाद ठेकेदार ने सड़क बनाने का काम बंद कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए खुद श्रमदान कर सड़क बनाने में जुट गए। पिछले 165 दिनों में श्रमदान कर सड़क बनाने में जुटे ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से 2 किलोमीटर सड़क बना डाली। ये करीब सन 2000 से जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। इस पे फॉरेस्ट विभाग के काफ़ी अड़ंगे लगे, उस समय परमिशन नहीं मिल पा रही थी, तो बहुत संघर्ष के बाद भी लोगों ने बहुत जो है इस पर संघर्ष किया, स्थानीय लोगों ने भी। और जो दोनिया खान जो हमारा एक ग्राम महरोड़ा का तोक है, वहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं आपको बताऊं कि वहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कंधे में ले जाया जाता है, गाड़ी आने की वहाँ सुविधा है नहीं। तो वहाँ अभी फिर मंत्री जी आए थे, वहाँ माननीय यशपाल आर्या जी आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 15 लाख रुपए जो है स्पेशल कंपोनेंट के थ्रू इस रोड के लिए दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, पता नहीं क्या वजह रही। लेकिन विधायक जी ने उसमें 4 लाख रुपए की विधायक निधि से विभाग को, फॉरेस्ट विभाग को पैसा दिया और विभाग से कहा कि आप इस पर एक छोटी वाहन जाने के लिए एक रास्ता बनाइए। श्रमदान इसलिए करना पड़ा, इसमें धनराशि बहुत कम थी, तो ठेकेदार ने अपने टेंडर के अनुसार काम पूरा किया, तो फॉरेस्ट में काम हो चुका है। अब जो हमारी सिविल भूमि आती है उसमें हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। इसके लिए हम 2002 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सड़क बनने के बाद ये इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट सड़क है कि इसमें 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के परिवार पड़ते हैं, एक सहकारी समिति पड़ती है, एक इंटर कॉलेज बगड़ पड़ता है, 3 प्राइमरी विद्यालय पड़ते हैं। दिक्कतें तो अगर हम नैनीताल से अगर 1 कट्टा आटा ले जाते हैं तो हमें ले जाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। गांव में आकर के रोड में फेंको और 3 दिन तक घोड़े का इंतजाम करो, मिले घोड़ा न मिले, तो सारी दिक्कतें हैं। अब कोई भी आदमी अगर एक गैस सिलेंडर ले जा। उत्तराखंड के गंगोलीहाट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम जड़तोला के चट्टाबगड़ में रामगंगा नदी का रुख बदलकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में अवैध खनन रोकने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि खनन माफियाओं की ओर से दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खनन को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं एसडीएम BS पूनिया ने भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। हमारे गांव वासियों को काफी समस्या का पालन करना पड़ रहा है, कई समस्या झेलनी पड़ रही है। हमारे बच्चे आगामी भविष्य में क्या इसी समय प्रॉपर इसी समय हमारे बच्चों का कहना है कि हमारे बच्चे उस रास्ते से पेपर देने जाते हैं। तो हम लोग कैसे, एक तरफ से सरकार हमारे गांव को बोलती है कि ये पलायन क्षेत्र है, इसमें सब्जी लगाओ, मुर्गी पालन करो, ये सब कहती है, और एक तरफ से उसी में खनन चल रहा है। हमारी मांगे, हमारे गाँव की ये मांगे हैं कि जैसा हमारा कारोबार चल रहा था हम उसी में खुश हैं। हमें हमारे गांव का एक मेन मुद्दा है, जैसा हमारा क्षेत्र था, जैसी हमारी जमीन थी वो बना दी जाए। जैसे उन लोगों ने रामगंगा नदी थी उसका नमूना तोड़ करके। कोरोना के चलते सरकार के सामने कोरोना गाइडलाइंस के बीच कुंभ मेला संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाने के लिए लगभग 5000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें
करीब 500 डॉक्टर भी शामिल हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल महाविद्यालय में बनाए गए कुंभ मेला अस्पताल में इन डॉक्टरों को एनसीडीसी और WHO के अधिकारियों द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनसीडीसी की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर तीजिन निकिड, हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर SK झा सहित कई डॉक्टर शामिल हुए। शासन को डॉक्टरों को कि सर्वेलेंस जो है, डिजीज सर्वेलेंस है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर जो मेला में डॉक्टर्स लगे हुए हैं स्टेट के, उनकी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। डिजीज सर्वेलेंस किस प्रकार से करनी है और कुंभ में कैसे उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग है जी। और हमारे यहाँ पर एनसीडीसी से लोग आए हुए हैं और हमारे जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं CDC, वहाँ से भी कुछ उनके ऑफिशियल्स आए हुए हैं। हमारी एक टीम आएगी जो यहाँ पे सर्विलेंस करेगी, सर्वे करेगी, जो रिस्क असेसमेंट जिसको बोलते हैं कि कितना रिस्क हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, उसके दृष्टि कितना रिस्क किस बीमारी का हो सकता है। उस असेसमेंट के बाद अगर हमें और भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम अनुरोध भारत सरकार से करेंगे। अब करीब 500 डॉक्टर्स इसमें लगेंगे और 900 करीब पैरामेडिक्स लगेंगे और 3000 से अधिक अन्य कर्मचारी लगेंगे। तो काफ़ी बड़ा स्टाफ है, 5000 की करीब संख्या बन जाती है। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मातृ सदन के संत ने एक बार फिर से अनशन शुरू कर दिया है। मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद मंगलवार से अनशन पर बैठ गए। इस दौरान मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज ने कहा कि गंगा स्वच्छता से जुड़े इस बार भी उनकी सरकार से प्रमुख 4 मांगे हैं, जिनमें गंगा सहित उसकी सहायक नदियों और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर रोक, रायवाला से राय घाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा एक्ट और गंगा परिषद का गठन किए जाने की मांग प्रमुख है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख दिया है। बता दें कि ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने पूर्व में भी 194 दिन का अनशन किया था और केंद्र सरकार द्वारा मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद ही उन्होंने आश्वासन तोड़ा था। आपकी बात को मानेंगे, हमने MOF को कह दिया है कि खनन के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये वो सब कुछ लिखित में दे दिया। अब उसके बाद भी डैम को बंद किया। चल रहा था तभी तो ये आपदा आई। आज यदि डैम नहीं चलता है तो आपदा तो नहीं आती। और ये लोग कहीं से कुछ ले आता है, कहीं से कुछ ले आता है, और जब बात ऊपर के संज्ञान में जाती है तो दबता है। तो इस ढंग की ये कैसी चलेगी, इसलिए बैठे हैं। हमारा तो हम टफ है, हम तो किसी को ये नहीं कहेंगे, हम अपने कठोर जो है मानसून के समय में होता है। तो 2013 से भी बहुत बड़ा आपदा हो जाता है। वो तो स्वामी सानंद जी हो या निगमानंद जी हो, माधव सन गंगा जी को बांध के खिलाफ जो बोल रहा है, उसका एक सरकार के सामने प्रूफ आ गया और सरकार को तो कुछ नहीं जा रहे हैं। गया वहाँ 200 लोग जो जिनका लाश अभी भी 100 लोगों से ज़्यादा लोग को नहीं मिला है, उन लोगों का परिवार का ये है नुकसान, तो उन लोगों को हुआ है। ये सरकार ऊपर बैठने वाले को कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार को ये कहना चाहिए अपना। ऋषिकेश में संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर रैली निकालकर शुगर मिल के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन में जल्द ही गन्ने के बकाया भुगतान की मांग की। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद भी सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया और न ही समय पर किसानों का गन्ना लिया जा रहा है। साथ ही संघ ने किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गन्ना समिति में एकत्रित हुए, वहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद सभी साथी आज यहाँ सबने धरना प्रदर्शन किया और अभी ED साहब के सामने सब अपनी मांग यही रख रहे हैं कि हर साल किसानों को समस्या से क्यों जूझना पड़ता है। यहाँ पर आज जो हम लोग आए हैं, इसमें यहाँ पर गन्ने की जो गाड़ी होती थी वो 200 तुलती थी पर डे, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती थी वो 60 तुलती थी। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ से पहले मेला प्रशासन ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। बता दें कि ऋषिकुल स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मेला अधिकारी दीपक रावत ने वैक्सीन लगवाकर मेला प्रशासन में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मेला अधिकारी ने कहा कि मेले में लगे सभी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों, ठेकेदारों समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाने हैं। साथ ही मेला अधिकारी दीपक रावत ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगे डॉक्टरों और कर्मचारियों को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मान्य सुपीज आई हैं, उसमें ये बहुत क्लियर कट है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसमें हमारे पुलिस की भी मैन पावर है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं,
और अन्य ऐसे भी जो हमारे कर्मचारी होंगे जो हो सकता है हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, उन सबको भी एक तरीके से वैक्सीनेट होना है। तो इसी क्रम में आज मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है और भी हमारे ऑफिस से लोगों ने कराया है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे तो हमने पोर्टल में इससे पहले एंट्रीज करने से पहले सभी की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो भी छूट गए हों वो भी कृपा करके ज़रूर इसमें एंटर कर लें, ताकि कुंभ मेला शुरू होने से पहले सभी को सेकेंड डोज भी लग जाए। हमारी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और चंपावत जिले से लगे नेपाल के कंचनपुर जिले में चतुर्थ शुक्ला फांटा पर्यटन महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ नेपाल के वन मंत्री प्रेम ओले और मेयर सुरेंद्र बिष्ट ने किया। 7 दिवसीय पर्यटन महोत्सव के दौरान सभी कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। पर्यटन महोत्सव के अवसर पर नेपाल की सांस्कृतिक झलक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नेपाल की पूर्व संघीय सांसद नीरू पाल और विधायक महेश जोशी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अड्डा चौकी है ना, जहाँ पे नाका अभी बंद है, उसको खुलाने के लिए कल हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। उनके साथ भी हम सब बात करेंगे और कैसा इसको सहज बनाएंगे, कैसा ये नाका 24 घंटा खुला रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग उनसे बात करेंगे। यहाँ के मेयर लोग भी बात करेंगे, यहाँ का सांसद लोग भी बात करेंगे। उसके बाद में जो ये राष्ट्रीय निकुंज के अंदर जो भी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।